Hello guys, welcome back to my YouTube classes, Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, हम कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 498. The nurse is admitting a client who is diagnosed with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretions and has serum sodium of 118 milliequivalent per liter, that is 118 millimole per liter. Which primary healthcare provider prescription should the nurse anticipate receiving? Select all that apply. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स इज एडमिटिंग अ क्लाइंट जो किस चीज़ से डायग्नोज्ड है, वो डायग्नोज्ड है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स, राइट। सो वो उसका सीरम सोडियम लेवल कितना है 118 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है हमें पता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, right? So that means sodium level is decreased. So which primary healthcare provider prescription should the nurse anticipate receiving? So कौन सी prescription हम इंक्लूड करेंगे, राइट, एंटिसिपेट करेंगे कि पेशेंट रिसीव करेगा, राइट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स। सो सिंड्रोम ऑफ एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स, इसमें क्या होता है, इसमें एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स विल बी इंक्रीज, राइट। एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब एडीएच का लेवल एक्सेस में होगा, एडीएच आपको पता है क्या करता है, एडीएच डायरेसिस को क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, डायरेसिस नहीं होती इसमें, राइट। इसमें इंक्रीज हो जाती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, राइट। वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इसमें क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये एक तो रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, उसकी इंक्रीज कर देता है। अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर पर्सन का विल बी इंक्रीज, राइट। ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होगी, इसमें दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, इसमें वाटर एक्सेस हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड सोडियम इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज एडीएच क्या करता है, एडीएच इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की एंड सोडियम की बॉडी में, दैट मीन्स वहाँ पे वाटर और सोडियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट। सिवियर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा पर्सन में, राइट, क्योंकि सोडियम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी विल बी इंक्रीज और वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी वजह से बीपी इंक्रीज होगा और क्या होगा, उसमें एडिमा होगा पर्सन में, ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर विल बी इंक्रीज एंड पर्सन को सीजर्स भी हो सकते हैं, राइट। इसमें हमारी इंटरवेंशन क्या होगी, हमें पता लग गया मेन प्रायोरिटी हमारी इसमें क्या होगी, एडीएच। इसमें क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएटिक एंटीडायरेटिक हार्मोन्स में क्या है, एडीएच विल बी इंक्रीज। अगर एडीएच इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्स्टली हमें पता होना चाहिए एडीएच का फंक्शन क्या है। एडीएच इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। अगर सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, राइट। हमने हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमने बीपी को कंट्रोल करना है। सेकेंडली, सोडियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो सोडियम को हमने बैलेंस करना है, राइट। सोडियम एंड ब्लड प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड भी हो रहा है, राइट। फ्लूइड ओवरलोड के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फ्लूइड इनटेक, राइट। हमने एडमिनिस्टर करना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। फ्लूइड ओवरलोड में हम क्या देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे, 3% सोडियम क्लोराइड हम इसमें देंगे, राइट। एंड फ्लूइड ओवरलोड ऑलरेडी हो रहा है, तो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फ्लूइड इनटेक, सेमी फॉलर पोजीशन देंगे एंड वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट हम एडमिनिस्टर करेंगे टू द पेशेंट, राइट। वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, बिकॉज वेजोप्रेसिन क्या करता है, वेजोप्रेसिन
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। सो हमने क्या करना है, वेसोप्रेसिन एंटीगोनिस्ट हमने देने हैं सो दैट पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, राइट। सो चलते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएट एन इन्फ्यूज़न ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड। यस, हमने क्या करना है, इनिशिएट करना है 3% सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो गया। सो जब फ्लूइड ओवरलोड होगा देन वी विल एडमिनिस्टर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट। और हम अगर डायरिया होता है तो डायरिया में हम क्या कर देते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन 0.9% सोडियम NS हम इसमें देते हैं पर्सन को, राइट। सो डायरिया में हम हाइपोटोनिक देते हैं एंड जब फ्लूइड ओवरलोड होता है देन वी विल एडमिनिस्टर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट। सो एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्रूसामाइड। सो फ्रूसामाइड को हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एक्स्ट्रावेस्कुलर वॉल्यूम के लिए एंड डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया में इन सिंड्रोम ऑफ एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स में, राइट। कि अगर पर्सन को एक्स्ट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है या डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है देन हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। बट ये हम तब यूज़ करेंगे व्हेन सीरम सोडियम लेवल इज़ एट लीस्ट 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि सीरम सोडियम लेवल कितना है, 118 है, दैट इज़ लेस देन 125 मिली मोल पर लीटर। सो हम इसमें इंट्रावेनस फ्लूसामाइड हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड टू 800 ml ओवर 24 आवर्स। येस, एज आई टोल्ड यू कि हमने इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है बिकॉज वाटर रिटेंशन हो रही है, उसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। सो हमने फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट इज एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू हाई फॉलोअर पोजिशन। सो हाई फॉलोअर पोजीशन हमने पेशेंट को नहीं देनी है, हमने लो फॉलोअर पोजीशन पेशेंट को देनी है फॉर द वेनस रिटर्न के लिए, राइट, बिकॉज इट मे लीड टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर अ वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड। यस, एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम हमने एडमिनिस्टर करना है वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन। सो इसमें क्या होता है, ADH की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है, द लेवल ऑफ द ADH विल बी इंक्रीज। इफ लेवल ऑफ ADH इज इंक्रीज देन वाटर एंड सोडियम रिटेंशन विल बी इंक्रीज। जब वाटर एंड सोडियम की रिटेंशन इंक्रीज हो रही है बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट, एंड फ्लूइड ओवरलोड होगा, राइट, सोडियम का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में, राइट, उसकी वजह से क्या होगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, सोडियम इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा होगा पर्सन को, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड सीजर्स विल बी अकर्ड, राइट। सो इसमें हमारी मेन फोकस क्या होगा कि हमने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, सोडियम को बैलेंस करना है एंड फ्लूइड को हमने मेंटेन करना है, राइट। सो इसमें मैंने आपको एक चीज़ें और बताई है कि इसमें अगर जब फ्लूइड ओवरलोड होता है देन वी विल एडमिनिस्टर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। फ्लूइड ओवरलोड में हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देते हैं एंड अगर डायरिया पर्सन में होता है देन वी विल एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट इज 0.9% सोडियम NS, राइट। So next question is question number 499. A client is admitted to an emergency department and diagnosis of myxedema coma is made. Which action should the nurse prepare to carry out initially? सो हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट एडमिट हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसको डायग्नोज किया है मैक्सिडेमा कोमा से, राइट, एंड विच एक्शन शुड द नर्स प्रिपेयर टू कैरी आउट इनिशियली। सो कौन सा हमारा इनिशियल एक्शन होगा जिसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिडेमा कोमा। सो मैक्सिडेमा कोमा is a complication of hypothyroidism, राइट। हाइपोथायराइडिज्म की
कॉम्प्लिकेशन है हाइपो की, राइट। सो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म में मैक्सिडिमा कोमा इज़ अ कॉम्प्लिकेशन। सो मैक्सिडिमा कोमा में इज़ ये होती तो रेयर है, रेयरली ये पेशेंट में होता है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में ये रेयरली होता है, बट जिन पेशेंट में होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, राइट। सो इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसमें हमसे पूछा गया है इनिशियली। सो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में हमारा है वार्म द क्लाइंट। सो एज वी नो दैट कि जब थायराइड का लेवल लो होता है हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म विल बी डिक्रीज, राइट। सो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है एंड पर्सन जो है वो कोल्ड इंटॉलरेंस होता है, राइट। सो कोल्ड इंटॉलरेंस के लिए हम वार्म पेशेंट को रखेंगे, राइट। एंड सेकंड इज मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, राइट। सो मैक्सिडिमा कोमा में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि सबसे पहले हमने एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इसको हमने मेंटेन करना है। सो सबसे पहले हमने एयरवे को पेटेंट रखना है। सो ये हमारी मेन प्रायोरिटी होगी इसमें, राइट। एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन, यस हम थायराइड हार्मोन्स भी एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यस हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी हम एडमिनिस्टर करेंगे। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, इनिशियली इंटरवेंशन, इनिशियल इंटरवेंशन। सो इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, एयरवे मेंटेन करना। बाकी हम वार्म भी रखेंगे पेशेंट को, थायराइड हार्मोन्स भी हम प्रिस्क्राइब करेंगे एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी हम पर्सन को प्रिस्क्राइब करेंगे। बट मेन प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, मेंटेन अ पेटेंट एयरवे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। So next question is question number 500. The nurse is caring for a client admitted to the emergency department with diabetic ketoacidosis in the acute phase. The nurse planned for which priority intervention? Again हमारा question आ गया है diabetic ketoacidosis. So as you can see कि एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की who is admitted to the emergency department with diabetic ketoacidosis, right। diabetic ketoacidosis वाला पेशेंट एडमिट हुआ है emergency department में, एक्यूट फेज है पर्सन की इलनेस का। द नर्स प्लान फॉर विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सो हमारी प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगी, सो हमने इतनी बार हमने पढ़ लिया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। सो हम अब देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, राइट। सो हमें पता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ हाई, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा। सो इसमें हमारा ऑप्शन, इसमें हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, इसमें हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हमने इंसुलिन प्रोवाइड करना है, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ इंसुलिन, राइट। सो ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी भी क्या होगी, हमने शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हमने पेशेंट को प्रोवाइड करना है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट द एसिडोसिस, यस हमने एसिडोसिस को भी हमने करेक्ट करना है। एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली। सो डेक्सट्रोज हम एसिडोसिस में प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, राइट। सो इसमें हम नॉर्मल सलाइन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, राइट। सो इसकी प्रायोरिटी के बाद हमारा क्या होगा कि हमने पेशेंट को नॉर्मल से लाइन हमने प्रोवाइड करना है। फर्स्टली हम इंसुलिन देंगे, देन हमारे सेकेंडली हम क्या देंगे, नॉर्मल से लाइन पर्सन को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट इज़ अप्लाई अ मॉनिटर फॉर एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यस हमने ईसीजी भी हम मॉनिटर करेंगे ही पेशेंट के। एंड फोर्थ वन इज़ एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट ड्यूरेशन इंसुलिन इंटरवेनसली, यस हमने शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हमने प्रोवाइड करनी है। सो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी कि
डी के ए हो क्यों रहा है? बिकॉज लैक ऑफ इंसुलिन। सो इंसुलिन की लैकिंग है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इमीडिएटली इंसुलिन पर्सन को एडमिनिस्टर करना है, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, राइट। सो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकेंडली हमने नॉर्मल सलाइन हमने स्टार्ट करना है सो दैट हम एसिडोसिस को करेक्ट कर सकें, राइट। सो जो हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ये भी हम करेंगे, बट ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। ये हमारे ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा तो होंगे, बट ये हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं होंगी। डेक्सट्रोज तो हमने इसमें देना ही नहीं है, तो ये तो हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये हम इसमें देंगे ही नहीं। ईसीजी भी हम इसको मॉनिटर करेंगे, बट ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सो हमारी मेन प्रायोरिटी क्या है कि हमने एडमिनिस्टर करना है insulin to the patient. So next question is question number 501. A client with type 1 diabetic mellitus who take NPH daily in the morning call the nurse to report a recurrent episode of hypoglycemia with exercising. Which statement by the client indicate an adequate understanding of the peak action of NPH insulin and exercise? Right? सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइंट टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है पर्सन को, वो एनपीएच ले रहा है डेली मॉर्निंग में, और उसने नर्स को रिपोर्ट किया कि उसे बार बार एपिसोड हो रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया के विद एक्सरसाइज, कि जैसे वो एक्सरसाइज कर रहा है वैसे ही उसको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड बार बार हो रहे हैं। सो विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट एडुकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीक एक्शन ऑफ एनपीएच इंसुलिन एंड एक्सरसाइज। सो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट पर्सन बोल रहा है जो इंडिकेट कर रही है पेशेंट ने एडुकेटली अंडरस्टैंड किया है एनपीएच इंसुलिन के बारे में, पीक लेवल ऑफ पीक एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड एक्सरसाइजेस, राइट। बिकॉज पेशेंट को बोला जाता है कि व्हेन इंसुलिन लेवल इज़ एट पीक लेवल, राइट, तभी हम एक्सरसाइजेस करेंगे। बिकॉज एक्सरसाइजेस से क्या हो रहा है, पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हो रही है। हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से हो रहा है, क्योंकि पेशेंट में इंसुलिन लैक है बॉडी में, राइट। अगर इंसुलिन लैक है बॉडी में, जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को और ज़्यादा क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, उस टाइम पे बॉडी में इंसुलिन जो हम इंसुलिन पेशेंट को दे रहे हैं, एनपीएच पर्सन को दे रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, उसका एक्शन भी स्लो हो रहा है। सो दैट हमने पेशेंट को बोलना है कि जब एनपीएच पीक लेवल पे होगा देन यू कैन एक्सरसाइज, राइट। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है आई शुड नॉट एक्सरसाइज सिंस आई एम टेकिंग इंसुलिन। सो ये चीज़ तो हमने बोलनी ही नहीं है डायबिटिक के पेशेंट को कि आपने एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, राइट। सो एक्सरसाइजेज एज यू ऑल नो दैट हाउ मच एक्सरसाइजेज इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो एक्सरसाइज हमने बोलना, ये स्टेटमेंट हमने पेशेंट को नहीं देनी है, और ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो फर्स्टली मैं आपको पीक एक्शन के बारे में भी बता देती हूँ। जो एनपीएच है उसका ऑनसेट ऑफ इंसुलिन इफेक्ट स्टार्ट होता है 1 to 2 आवर, राइट। ये इसका एक्शन स्टार्ट होता है 1 to 2 आवर्स के बीच में ये स्टार्ट होता है, और इसका लेवल पीक होता है 4 to 6 आवर्स में, राइट। 4 to 6 आवर में ये पीक पे रहती है, एंड पीक के बाद ये इसका जो ड्यूरेशन है एक्शन की वो 12 आवर तक रहती है, राइट। सो पीक कहाँ पे होगा, पीक होगा 4 to 6 आवर्स के बीच में ये पीक रहेगा, राइट। सो जब पीक पे है, अगर पर्सन मॉर्निंग में ले रहा है तो उसका पीक लेवल, जब पर्सन ने इंसुलिन ले लिया मॉर्निंग में, सो इंसुलिन लेने के 4 आवर के बाद 4 आवर से 6 आवर्स तक वो पीक लेवल पे रहेगा। तो उस टाइम पे हमने पेशेंट को क्या बोलना है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो ये पीक लेवल कहाँ पे आ रहा है, लेट आफ्टरनून तक आ रहा है, राइट। सो मिड टू लेट आफ्टरनून तक आ रहा है। सो पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आपने मिड टू लेट आफ्टरनून आपने एक्सरसाइज करनी है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो सेकंड ऑप्शन है द बेस्ट टाइम फॉर मी टू एक्सरसाइज इज आफ्टर ब्रेकफास्ट। नो,
तब उसका तो ऑनसेट ही स्टार्ट होगा, राइट। सो उस टाइम पे भी इंसुलिन क्या है, कम होगी। द बेस्ट टाइम फॉर मी टू एक्सरसाइज इज अ मिड टू लेट आफ्टरनून, राइट, बिकॉज उस टाइम पे पीक लेवल पे होगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। सो फोर्थ है NPH इज अ बेसल इंसुलिन सो आई शुड एक्सरसाइज इन द इवनिंग, नो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। द बेस्ट टाइम फॉर मी टू एक्सरसाइज इज मिड टू लेट आफ्टरनून। सो अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट दे रहा है, दैट मीन्स पेशेंट ने अंडरस्टैंड कर लिया है पीक एक्शन ऑफ NPH इंसुलिन एंड एक्सरसाइज, राइट। सो NPH ऑनसेट ऑफ इफेक्ट कब स्टार्ट होता है, 1 to 2 आवर में, एंड पीक होता है 4 to 6 आवर में, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है, 12 आवर तक रहता है, राइट। So next question is question number 502. The nurse is completing an assessment on a client who is being admitted for a diagnostic workup for primary hyperparathyroidism. Which client complaint would be characteristics of this disorder? Select all that apply. So nurse कंप्लीट कर रही है असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट जो एडमिट है फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए फॉर द प्राइमरी हाइपर पायराथायरॉयडिज्म। सो क्लाइंट विच क्लाइंट कंप्लेंट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसऑर्डर। सो पेशेंट ऐसी क्या कंप्लेंट बोल रहा है, जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो ये सिम्टम है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, राइट। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सो पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स, राइट। सो पैराथायरॉयड हार्मोन इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, राइट। जब पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कैल्शियम पे पड़ेगा एंड बोन्स पे पड़ेगा। बिकॉज जो बोन्स हैं, बोन से कैल्शियम कहाँ जाना स्टार्ट, जब पैराथायरॉयड का हार्मोन्स इंक्रीज होगा तो बोन से कैल्शियम कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, राइट। जब ब्लड में कैल्शियम जाएगा तो कैल्शियम जब ब्लड में चला जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैल्शियमिया होगा। तो उसकी वजह से बोन्स में क्या होगी, बोन्स में कैल्शियम नहीं होगा, उसकी वजह से बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाएगी पर्सन की, राइट। सो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को हो सकता है, पेशेंट को, बिकॉज कैल्शियम बोन से कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया। अब जब ब्लड में कैल्शियम चला गया तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ऑस्मोलैरिटी इफेक्ट की वजह से, ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इफेक्ट की वजह से पेशेंट को क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा एंड वेट लॉस होगा, राइट। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो रही है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज द पॉलीयूरिया। सो पॉलीयूरिया एज आई टोल्ड यू, पॉलीयूरिया किस वजह से हो रहा है, जब हाइपर कैल्शियमिया होगा, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, देन ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड विल बी इंक्रीज। ऑस्मोलैरिटी इफेक्ट की वजह से क्या होगा, पर्सन को पॉलीयूरिया होगा, एंड जब पॉलीयूरिया होगा तो पेशेंट का वेट लॉस होगा, राइट। हेडेक इससे एसोसिएटेड नहीं है, बोन पेन इसमें पर्सन को होगा, राइट। बोन पेन पर्सन को हो रहा है, नर्वसनेस भी इससे रिलेटेड नहीं है, एंड वेट गेन भी इससे रिलेटेड नहीं है, वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होगा। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 503. The nurse is teaching a client with hyperparathyroidism how to manage the condition at home. Which response by the client indicate the need for additional teaching? सो नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को जिसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। फिर से सेम क्वेश्चन है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का, कि आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हो इस कंडीशन को, राइट। सो पेशेंट ऐसी क्या स्टेटमेंट दे रहा है जिससे हमें पेशेंट को फिर से टीचिंग देने की ज़रूरत होगी, राइट। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आई शुड कंज्यूम लेस देन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड पर डे। एज वी नो दैट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या है, कैल्शियम लेवल विल बी इंक्रीज, हाइपर कैल्शियमिया पेशेंट में होता है, तो हाइपर कैल्शियमिया की वजह से पर्सन में नेफ्रोलिथाइसिस की रिस्क होती है। तो उसके लिए हमने क्या बोला है पेशेंट को, कि आपने 1 to 2 लीटर वाटर डेली कंज्यूम करना है, राइट। 2 लीटर वाटर आपने लेना है। सो नेक्स्ट इज, आई शुड यूज़ माई ट्रेडमिल और गो फॉर वॉक डेली। सो फर्स्ट ऑप्शन
ये पेशेंट की इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमने पेशेंट को टीच करना है कि नहीं, आपको 1 to 2 लीटर वाटर आपने डेली इनटेक लेना है, सो दैट आपको नेफ्रोलिथाइसिस के रिस्क ना हो, राइट। आई शुड यूज़ माई ट्रेडमिल और गो फॉर अ वॉक डेली। यस, वॉक के लिए हमने पेशेंट को बोलना है कि आपने वॉक करनी है डेली एंड आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडमिल, राइट। सो मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमाइज करती है बोन रीअब्जॉर्प्शन को और हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो हमने ये पेशेंट को बोलना है करने के लिए, राइट। आई शुड फॉलो अ मॉडरेट कैल्शियम हाई फाइबर डाइट। यस, हमने इसमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है, बट फिर भी हमने इसमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने लो कैल्शियम डाइट लेनी है एंड हाई फाइबर डाइट लेनी है। सो दैट एकदम से क्या होगा, जब हम कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं लेंगे बॉडी में, तो पीटीएच क्या करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन और ज़्यादा उसमें अफेक्ट होगा। सो मॉडरेट कैल्शियम लेना है पेशेंट ने। माई एल्डोस्टेरोन हेल्प कीप कैल्शियम फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ माई बोन। यस, सो अगर पेशेंट ये स्टेटमेंट भी दे रहा है, दैट मीन्स पेशेंट करेक्ट बोल रहा है कि जो पेशेंट का एल्डोस्टेरोन है वो हेल्प कर रहा है कैल्शियम को बॉडी से, बोन से निकलने में, राइट, कमिंग आउट ऑफ माई बोन्स, राइट। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4, राइट, कि पेशेंट को हमने माइल्ड एक्सरसाइज के लिए बोलना है एंड पेशेंट मॉडरेट कैल्शियम के लिए हमने पेशेंट को बोलना है, हाई फाइबर डाइट के लिए हमने पेशेंट को बोलना है, एंड एल्डोस्टेरोन क्या करता है, कैल्शियम को बोन में रखने में हेल्प करता है, राइट। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन है, मींस पेशेंट की इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है जहाँ पे हमने पेशेंट को टीच करना है अगेन, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, आई शुड कंज्यूम लेस देन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।